Should we start, Ritu? Ritu? रितु से बात कर रहा हूँ। हेलो, सर से बात करो। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दो। और स्लाइड है आपके पास, है ना? स्लाइड है। हेलो, 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 हेलो। स्लाइड, स्लाइड है, स्लाइड चालू करो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया एंड हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। Next 1 hour, we are going to talk about management of itching in different types of allergy. खुजली, itching, एलर्जी के अंदर में किस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब भी हम स्किन एलर्जी की बात करते हैं, हमें दो चीजें याद आती हैं कि स्किन के ऊपर में रैश है, कहीं लाली आ गई है, और साथ में हमें एलर्जी हो रही है, साथ में हमें इचिंग हो रही है। इसका मतलब है कहीं पर भी स्किन के ऊपर में रैश है, लाली आ गई है, उठा हुआ है, लाल रंग की कोई चीज है स्किन के ऊपर में, और साथ में खुजली हो रही है, दैट वी कॉल देम एज एलर्जी। हमें याद है एलर्जिक, नाक में एलर्जी होती है तो नाक बहती है, अगर गले में एलर्जी होती है तो खांसी होती है, अस्थमा होता है, नेजल अस्थमा बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। उसी प्रकार से स्किन की भी एलर्जी होती है। ज्यादातर टाइम पे हम इसे एक्जिमा बोलते हैं, या अर्टिकेरिया बोलते हैं, या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सो इट कैन बी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। मैं बैठा हूं, बार बार मेरा हाथ टेबल पे लग रहा है और मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रही है, या मेरे को कोई ड्रग हाइव आ गई, या मेरे को खाने के अंदर में मेरे को एलर्जी आ गई, या मेरे को एक्जिमा हो गया। ये तीन चीजें हमारी होती हैं। नेक्स्ट। सो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले लाल निशान, कि मेरी स्किन में लाल रंग का एक चिट्टा, एक कोई भी एक निशान पड़ गया है, बम्पी, अपनी जगह से उठा हुआ है, यानी कि लाल है, अपनी सरफेस से स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ है, और खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है। दे कैन बी प्लांट, दवाइयों से हो सकता है, खाने से हो सकता है। जो स्किन एलर्जी है, मेरे को स्किन एलर्जी के तीन कारण है कि मेरे को पेड़ पौधों से, पॉलन से हो सकता है, किसी दवाई से स्किन एलर्जी हो सकती है, या खाने से। खाने के अंदर में हमेशा प्रोटीन से होगी एलर्जी, बिना प्रोटीन के एलर्जी नहीं हो सकती है आपको। किसी भी चीज में अगर प्रोटीन है तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है, दूध से हो सकती है,
बादाम से हो सकती है, दाल से हो सकती है, किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट। तो सबसे पहले उसके बाद में हम बात करेंगे एक्जिमा। एक्जिमा को हम एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके अंदर में लाल रंग होगा, पेप्यूल्स होंगे, थोड़ा सा उभरा हुआ पेप्यूल्स होंगे, वेसिकल्स होंगे। वेसिकल का मतलब है कि उसके अंदर में कुछ भरा हुआ होगा, वेसिकल्स होंगे। एंड ये होता है डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इमीडिएट के बदले डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। पेशेंट क्या बोलेगा, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन लाल है, मेरी स्किन में इरिटेशन हो रहा है और खुजली हो रही है। समटाइम्स स्किन में हैव स्मॉल फ्लूइड लाइक बम्स। कई बार क्या होगा, जैसे चिकन पॉक्स होता है उस प्रकार से इचिंग होता है, ऊजिंग। इसे वीपिंग डर्मेटाइटिस बोलते हैं कि मेरी स्किन रो रही है, उसके अंदर से येलोइश फ्लूइड निकल रहा है या क्लियर फ्लूइड निकल रहा है। Allergic contact dermatitis and irritant contact dermatitis are induced by exogenous agents. बाहर से कोई स्किन को टच कर रहा है, उससे मेरे को एलर्जी हो रही है, उससे ये डेवलप हो रहा है, इसे बोलते हैं एक्जिमा। नेक्स्ट। नाउ हाइव्स आर अर्टिकेरिया। हाइव्स का मतलब है मैंने कोई दवाई गलत ले ली या मेरे को स्किन की एलर्जी हो गई। इसके अंदर में क्या होगा, इट में हैव एक्यूट अर्टिकेरिया जो 6 हफ्ते तक रहेगा, क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो 6 हफ्ते से बाद में भी रहेगा। इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय एन एलर्जन और बाय एन इन्फेक्शन ऑन द बॉडी, यूजुअली एन एलर्जन। एंड क्रॉनिक अर्टिकेरिया के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है। नेक्स्ट। Now we come back to contact dermatitis again. ये कब होगा, जब मेरी स्किन किसी चीज को टच करेगी तो रैश होगा, ब्लिस्टर होगा, इचिंग होगी, बर्निंग होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि खुजली आएगी और वीपिंग होगा, स्किन वीप कर रही है। एलर्जन क्या हो सकते हैं, साबुन, लॉन्ड्री का डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर, शैम्पू, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के, एडिसिव्स, नेल पॉलिश, टॉपिकल मेडिकेशंस, प्लांट्स, लेटेक्स ग्लव्स। इस वक्त में तो खूब सारा हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए लेटेक्स ग्लव्स जो हैं बहुत लोगों को एलर्जी कर रहे हैं। शेविंग लोशन, सनस्क्रीन एंड सम परफ्यूम्स, एक्सपोजर टू सनलाइट, इसे बोलते हैं फोटो एलर्जी कॉन्टैक्ट। कई बार क्या होता है कि आप धूप में जाते हो, एकदम से रैशेस आ गए, आप थोड़ी देर के बाद में धूप से निकल जाते हो तो वो एलर्जी कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई स्किन एलर्जी है। यस, जनरलाइज इचिंग दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द यूज ऑफ ए ड्रग। आपने एक दवाई ली, पूरी बॉडी में इचिंग चालू हो गई। नॉर्मली होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, इचिंग हो गई, आपने कोई दवाई ली, दवाई के बाद में पूरे शरीर में इचिंग चालू हो गई, तो यू नो ये ड्रग की एलर्जी है। लोकलाइज इचिंग accompanied by rash in the area of contact with an allergen। इस वक्त में मेरा ये जो हिस्सा लगा हुआ है वो स्किन में लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल पे लगा हुआ है, तो यहाँ एलर्जी हो रही है। मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है तो हाथ में एलर्जी हो रही है। तो यूजुअली यू विल गेट एलर्जी हेयर, क्योंकि हाथ हमारा यहाँ टच कर रहा है। जिस एरिया में जो सब्सटेंस टच कर रहा है वहां पे अगर रेडनेस है और खुजली है, इचिंग है, तो आपको बोलोगे लोकलाइज इचिंग accompanied by rash। If an etiology is not immediately obvious, the appearance and location of skin lesions can suggest a diagnosis। So अगर आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या है, कारण है, तो उसकी लोकेशन है। आपने साड़ी बांध रखी है, आपके टाइट कपड़े हैं,
आपको पैर में इडिमा है और इडिमा के ऊपर में आपकी जुराब जहां से उतरती है वहां इचिंग हो रही है, तो दैट इज यू कैन कम टू नो कि ये किससे हो रहा है। स्कैल्प पे हो रहा है तो स्कैल्प के अंदर में लोशन से होगा, चेहरे पे हो रहा है तो शेविंग क्रीम से होगा। In the minority of patients in whom no skin lesions are evident, a systemic disorder should be considered. Rarely systemic disorder hoga. You can have sarcoidosis with itching. You can have malignancy, non-malignant manifestations of cancers. So this can happen as a systemic disease. Itching can be a part of systemic disease. Polycythemia vera, हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर्स, इन सब के अंदर में इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स से ये 3 टिपिकल अपीयरेंसेस हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया। हम बड़े सिंपल 3 तरीकों को लेके चल रहे हैं। सो लेट अस से ये तीनों के तीनों क्लिनिकली डायग्नोजेबल हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस लाल रंग, पॉसिबल लाइसेनिफिकेशन, थोड़ा सा हार्डनिंग हो रहा है, केराटोसिस, पिलियरिस, जीरोसिस, ड्राइनेस है एंड हाइपरलीनियर पाम्स हैं। यूजुअली ये फैमिली हिस्ट्री आपको मिलेगी एटोपिक डर्मेटाइटिस में। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आपको हमेशा पता लगेगा जहां कॉन्टैक्ट है वहां पर हो रहा है। और अर्टिकेरिया जो है वो क्लासिकल जो है, दे आर सर्कमस्क्राइज्ड रेज्ड इरिथमेटस पैचेस। नेक्स्ट, नाउ कम्स इज इचिंग। अगर मेरे को इचिंग हो रही है उसके कारण होंगे, उसको मुझे इवैल्यूएट करना है और मुझे उसको ट्रीट करना है। ए पेशेंट विल इग्नोर एनी स्किन लीजन बट ही कैन नॉट इग्नोर इचिंग। इचिंग इज ट्रबलसम, वो इमीडिएट रिलीफ चाहता है, उसके लिए इचिंग इज एन इमरजेंसी। उसको कहता है डॉक्टर साहब मेरी इचिंग खत्म करो, स्किन को देखते रहो, आराम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, so it is irritating sensation. It may be accompanied by rash or a hive, as we have seen. Scratching can cause inflammation, skin degradation and possible secondary infection. अगर आप खुजली करोगे तो कई बार उसके अंदर में इंफेक्शन हो सकता है, स्किन फट सकती है, इट कैन कॉज इंफेक्शन एंड इट कैन कॉज डर्मोग्राफिज्म। आपने जहां पे स्क्रीनिंग पड़ी पूरा लाल रंग का लंबा निशान पड़ जाएगा। क्या क्या कारण है इचिंग के? एलर्जिक रिएक्शंस टू फूड, इंसेक्ट बाइट, पॉलन एंड मेडिसिन। सबसे कॉमन है कि मेरे को मच्छर ने काट लिया, मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया, मैंने कोई दवाई ले ली, मेरे को कोई एक खाने की एलर्जी हो गई। Skin conditions as eczema, psoriasis and dry skin can cause irritation. Chemicals, cosmetics, parasites such as pinworms, scabies, scabies is और lice, बालों में जुआ है, खुजली हो रही है। स्केबिस तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है वेब्स के अंदर में, आदमी बार बार ऐसे करता रहता है, इसके साथ में जो है दैट्स स्केबिस। प्रेगनेंसी के अंदर में इचिंग हो सकती है। लिवर, किडनी एंड थायराइड डिसीजेस के अंदर में हो सकती है अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो। सर्टेन कैंसर्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट कैन कॉज इचिंग एंड कई बार डायबिटीज एंड शिंगल्स, अगर आपको हर्पीज ज़ोस्टर है इस कोने में, यहाँ पे खूब सारी आपको इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट, तो इसलिए हम 4 तरीके से इचिंग को डिसाइड करते हैं। That is pruriceptive itch due to allergic reaction, inflammation, dryness and skin damage. Skin बिल्कुल ड्राई हो रही है और आपको खूब ज्यादा इचिंग हो रही है। Neuropathic itching which is in the nervous system. Neurogenic itching which is liver and kidney disease, and psychogenic which is due to norepinephrine and serotonin. कई सारे केमिकल्स होते हैं जो इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसे साइकोजेनिक इचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आपको पता लग गया एक पेशेंट इचिंग के साथ में आया, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पूछोगे ये नाम क्या है आपका, क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, कैसे बैठते हो, किस एरिया के अंदर में है, कोई दवाई तो नहीं ली, कोई
आपने खाना तो नहीं खाया, ऐसा ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो आइटम पहली बार खाया हो आपको। कौन सी दवाई है जो आपने ली है, आपके घर में किसी को एलर्जी है क्या, आपके घर में किसी को अस्थमा है क्या, आपके घर में किसी को नेजल एलर्जी है क्या। और फिर हम पूछेंगे उसको पहले कभी कब से हुआ था, बचपन में तो नहीं हुआ था। कई बार एटोपिक एनर्जी एलर्जी आपको बहुत पहले से मिल के आती है। फिर आप उसको एग्जामिन करोगे, जॉन्डिस तो नहीं है। अगर उसकी आंखों में पीलियापन है तो जॉन्डिस के कारण से उसको पता लगा है। वेट लॉस तो नहीं हो रहा, वेट गेन तो नहीं हो रहा है, थायराइड तो नहीं है, थायरोटॉक्सिकोसिस तो नहीं है, फटीग तो नहीं हो रही उसको। क्लोज एग्जामिनेशन में हम स्किन को एग्जामिनेशन करेंगे, वी विल टेक ए लेंस एंड एग्जामिन कि लाल है, खजली हो रही है कि नहीं हो रही है, जर्मो उसके अंदर में निशान लगाया तो निशान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऊजिंग है कि नहीं है, ड्राइनेस है कि नहीं है, ब्लिस्टर्स है कि नहीं है। उसके बाद में हम लोग स्वेलिंग, वार्मथ, येलो एंड हनी कलर्ड क्रस्टिंग देखेंगे। नेक्स्ट। ये चीजें जो हमें मिस नहीं करनी। सो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर we cannot miss the red flags in any disease. Constitutional symptoms, weight loss. अगर पेशेंट कह रहा है मेरा वजन कम हो रहा है, डोंट इग्नोर। फैटिग, आई एम गेटिंग टायर्ड। अब इचिंग से टायर्डनेस को तो नहीं होगा, यू कैन बी टायर्ड ऑफ इचिंग बट यू कांट बी फीलिंग टायर्ड। एंड नाइट स्वेट, रात को अगर आपको पसीने आ रहे हैं, डोंट इग्नोर इट। इफ यू आर फीलिंग weakness in one of the arms, if you are feeling numbness or tingling, हाथ में मूंगे आ रहे हैं, abdominal pain, jaundice, urinary frequency, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा वजन लॉस हो रहा है, somewhere we are dealing with a systemic disease and don't ignore it. Next. Now biopsy, rarely बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी when you are looking for a कि क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा, then only you will do a biopsy. कई बार स्किन टेस्टिंग करते हैं, स्क्रैच टेस्ट एंटीजन का, ये देखने के लिए कि क्यों हो रहा है। इसके अलावा हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी, लिवर, रीनल एंड थायराइड फंक्शन मेजरमेंट्स टू चेक फॉर दैट। अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन फॉर अंडरलाइंग कैंसर, अगर कैंसर सस्पेक्टेड है तो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट। सो क्या करेंगे इचिंग के लिए? सबसे पहले कोल्ड कंप्रेशन, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशंस। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा देते हो, सबसे पहले आप लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाते हो इचिंग हो रही है तो। और इचिंग इज अ गुड साइन इन डेंगी। डेंगी में अगर इचिंग हो जाए तो हम बोलते हैं डेंगी ठीक हो गया, बिकॉज इचिंग इज ए रिकवरी साइन इन डेंगी। अगर बुखार है और इचिंग हो रही है, डेंगी था पेशेंट को, और अगर डेंगी का पेशेंट बोल रहा है मेरे को इचिंग हो रही है, बोलो बल्ले बल्ले, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। ल्यूकवार्म बाथ, हल्के गर्म पानी में बाथ लोगे, कई बार सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। एंड अवॉइड स्क्रैचिंग, खुजली मत करो। वियरिंग इरिटेटिंग फैब्रिक्स, कई बार खुजली में कपड़े आपको बोलते हैं कि कपड़े मेरे लग रहे हैं। एंड एक्सपोजर टू हीट एंड ह्यूमिडिटी विच कैन इंक्रीज योर, सो गर्मी के अंदर में मत जाओ आप। कई बार सनलाइट के अंदर में क्या होता है, सनलाइट से आप बचाओगे तो इमीडिएटली हो जाएगी। कई बार ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी के अंदर में आपने कहा कि मैं पर्टिकुलरली ये ले रहा हूँ, हीट बाथ ले रहा हूँ, या मैं सोना बाथ ले रहा हूँ, मेरी एलर्जी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी और हीट से अपने आप को बचाओ। नेक्स्ट। नाउ लेट्स कम बैक टू ट्रीटमेंट विच इज important. Our basic job is symptomatic relief and permanent relief. Lubrication is very important, as I've already said. Lactocalamine lotion, creams, glycerin, humidification of dry air. आप अपने कमरे के अंदर में ह्यूमिडिफाइड एयर को ह्यूमिडिफाई कर दो। अवॉइडेंस ऑफ इरिटेटिंग और टाइट क्लोथिंग, कपड़े आप बिल्कुल लूज पहनो। कई बार ये अंडर गारमेंट से आपको इचिंग होती है, आप अंडर गारमेंट्स को हटा दो। अगर आपकी जुराबें टाइट हैं तो उसको हटा दो। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इरिटेंट्स, अगर आपको पता लग रहा है किस चीज से हो रहा है उसको हटा दो। देन कम्स इज टॉपिकल ड्रग्स, स्किन में क्या लगाएं? लोशंस और क्रीम्स दैट कंटेन कैम्फर, मेंथॉल, प्रेमोक्सिन,
कैप्सिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लास्ट है, बट कैप्सिकिन इज काली मिर्च। काली मिर्च से बने हुए ऑइंटमेंट्स आप लगा सकते हो एंड इट कैन हेल्प। सिस्टमिक ड्रग्स, एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एलर्जिक। आज हम हाइड्रोक्सीजिन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी दवाइयां हैं, बट आज क्योंकि ज्यादातर दवाइयों के बारे में आपको पता होता है एलर्जी की, तो आज हम स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सीजिन के बारे में बात करेंगे। एंड देन फिजिकल एजेंट्स दैट मे बी इफेक्टिव फॉर इचिंग इंक्लूड अल्ट्रावायलेट फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी जो सोराइसिस में करते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। सो आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीजिन की। ये जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमेशा हम लोग जब एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देते थे तो कई बार सडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स हम लोग सबसे कॉमन जो है वो सिरप देते थे या हम एविल देते थे। उन सब के अंदर में नींद आती थी। एंड देन केम्स की भाई H1 ब्लॉकर ही देना है। अब H1 है, H2 है। H2 ब्लॉकर तो पेट के लिए दिया जाता है, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, और ये H1 ब्लॉकर हैं, हिस्टामिन के ब्लॉकर्स हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं कि इचिंग में इसका रोल क्या है। नेक्स्ट। It is used in adults and children to relieve itching caused by allergic skin reactions. अर्टिकेरिया है, स्किन रिएक्शन है, डर्मेटाइटिस है, कहीं पर भी अगर आपको इचिंग हो रही है, हाइड्रोक्सीजिन इज वन सच ट्रीटमेंट। It can block histamine which causes allergic symptoms. अब हमारे को तीन चीजें मालूम होनी चाहिए कि इम्यूनिटी के अंदर में तीन टाइप की बीमारियां होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 इज एलर्जी, IgE बढ़ता है इसमें। टाइप 2 इज सेलुलर इम्यूनिटी, जैसे टीबी है, लेप्रेसी है, गुड पास्चर सिंड्रोम है, वो सेलुलर इम्यूनिटी है। एंड थर्ड इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसे हम आर्थस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस बोलते हैं। आर्थस रिएक्शन का मतलब है कि अभी मेरे को एलर्जी हुई, जैसे स्नेक पॉइजनिंग हुई मेरे को, वो आर्थस रिएक्शन है। 7 घंटे से लेके 7 घंटे तक मेरी एलर्जी रह सकती है। और या फिर सीरम सिकनेस है, जिसका मतलब है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक ल्यूपर एरिथ्रोमेटोसिस। ये सारी की सारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की, जहां पे हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। पेनिसिलिन दिया, हिस्टामिन प्रोड्यूस हो गया। एनाफिलैक्सिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। दिस कैन बी इमीडिएट और डिलेड और बोथ। आपने खाया और एलर्जी हो गई विद इन 20 मिनट्स, या आपने खाया एलर्जी हुई आपको जाके 4, 5, 6 घंटे के बाद में, या ड्यूअल रिस्पॉन्स, अभी भी एलर्जी हो रही है, 6 घंटे के बाद में भी एलर्जी हो रही है। अगर आप डुअल के अंदर में पहली एलर्जी को रोक दें तो दूसरी भी रुक जाएगी। और कई बार ये एलर्जी लेट होती है, आपको पता नहीं लगता, आपको लगता ही नहीं कि ये क्यों हुआ, इसलिए पूछो 6 घंटे पहले क्या खाया था, 6 घंटे पहले किसके टच में आया था। सो हाइड्रोक्सीजिन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन। अब ये हम हमेशा से याद करते आए हैं, एटारेक्स, एविल, फिनारगन, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हाउस होल्ड नेम थी कि उसके साथ में कहते थे ना एलर्जी हो रही है, फिनारगन दे दो इंजेक्शन का, एविल दे दो इंजेक्शन का, एटरेक्स की गोली दे दो। ये सारे हिस्टामिन के ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट। इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली इचिंग बंद हो जाएगी तो इससे बड़ा तो आराम ही नहीं मिलेगा आदमी को। आदमी तो यही कहता है कि मुझे कुछ मत दे, मेरी इचिंग खत्म कर दे। In various double-blind placebo-controlled trials, hydroxyzine was used in 682 patients with chronic idiopathic urticaria, showing excellent benefits superior to placebo. A single double-blind placebo-controlled study of 188 patients showed both cetirizine and hydroxyzine produced significant and equivalent pruritus reduction compared to placebo. कई बार क्या होता है कि नॉर्मली लोग सेट्रिजिन देते हैं 10 मिलीग्राम की, बढ़ानी पड़ती है, कई बार 2 बार भी देनी पड़ती है, कई बार फेक्सोफेनाडिन भी देनी पड़ती है।
लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि इन लोगों को अगर आप एट्रैक्स या हाइड्रोक्सीजिन डाल दो तो वो ठीक हो गए। तो देयर आर पेशेंट जहाँ पे अकेले सेट्रिजिन से काम नहीं चलेगा या सेट्रिजिन से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सीजिन काम करती है। In a study, hydroxyzine treated patients a 80% control rate. It is effective treatment for chronic pruritus after better efficacy than pruritus. और ये तो सबसे भयानक चीज है, प्रूराइटिस। एनल रीजन में अगर आपको, एक तो जनरलाइज प्रूराइटिस है, लेकिन अगर एनल रीजन में प्रूराइटिस हो रही है, आपकी लाइफ चली गई। आपको तो इमीडिएटली ठीक होना है, किसी भी हालत में आपने उसको ठीक करना है प्रूराइटिस को। Therefore, atarax or hydroxyzine is one such answer. Next. Sedating antihistaminics may be more useful for their soporific effect and hence reducing scratching at bedtime and generate less eczema. Yes, ये anecdotal recommendation है। कई बार आप ऐसी दवाई देते हो जिससे नींद भी आ जाए। यू प्रेफर नींद वाली एंटीहिस्टामिनिक्स। एक होती है नॉन सेडेटिंग, एक होती है सेडेटिंग। नॉन सेडेटिंग का मतलब है आपने गाड़ी चलानी है, आपने अगले दिन सवेरे मोटर चलानी है, आपने फैक्ट्री में जाना है, वहाँ नॉन सेडेटिंग चाहिए। बट कई बार तो आपको नींद चाहिए ना, कि 3 दिन से खुजली कर करके मेरे को नींद नहीं आ रही, वहां आपको सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स चाहिए। नेक्स्ट। Now let's talk about European guideline on chronic pruritus in cooperation with European Dermatology Forum and European Academy of Dermatology and Venereology. Antihistamines are the most widely used systemic antipruritic drugs in dermatology. सबसे ज्यादा यूज होते हैं antihistamines. Hydroxyzine is the most commonly used antihistamine of first generation, showing sedative, anxiolytic, and antipruritic activities. H1 ब्लॉकर में जो फर्स्ट जनरेशन की एंटी इचिंग दवाइयां हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल हाइड्रोक्सीजिन है, नींद भी लाती है एंड एंजियोलिटिक भी है, ये एंजाइटी भी कम करती है और साथ में इचिंग भी हटाती है। 75 to 100 मिलीग्राम एडल्ट्स में दे सकते हैं और बच्चों में 1 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। 25 मिलीग्राम की और आगे की स्ट्रेंथ के अंदर में ये गोलियां अवेलेबल है। इट इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग हिस्टामिन इंड्यूस्ड प्रूराइटिस देन अदर्स। तो जब भी आपने हिस्टामिन टाइप 1, हिस्टामिन इज टाइप 1 इमीडिएट सेंसिटिविटी, it is the drug of choice for majority of physicians trying to control chronic pruritus. लेकिन एल्डरली में हम नहीं देंगे बिकॉज इट इज सेडेटिव। जो गाड़ी चला रहे हैं उनको नहीं देंगे, जो दिन भर के अंदर में आप ड्राइवर को देके बोलोगे कि तू गाड़ी चला, वो नहीं करने का। नेक्स्ट। British Association of Dermatologists guidelines for the investigation and management of generalized pruritus in adults without an underlying dermatosis 2018। आपको पता ही नहीं लग रहा किस कारण से इचिंग हो रही है। हाइड्रोक्सीजिन इन द शॉर्ट टर्म और पैलिएटिव सेटिंग में बी कंसिडर्ड। अगर एक आदमी कहता है खुजली हो रही है, कारण पता नहीं लग रहा, जब तक कारण पता नहीं लगता आप उसको हाइड्रोक्सीजिन चालू करो। इन जनरलाइज प्रूराइटिस ऑफ अननोन ओरिजिन, पता ही नहीं लग रहा कारण क्या है, इट मे बी कंसिडर्ड ओनली इन शॉर्ट टर्म और पैलिएटिव सेटिंग। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिए और इन्वेस्टिगेशन साथ में चालू रखिए। नेक्स्ट। इट इज यूजुअली टेकन 3 or 4 times in a day, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी अवेलेबल है। याद रखिए पेशेंट को हाइड्रोक्सीजिन से एलर्जी ना हो। यस, यू कैन बी एलर्जिक टू एन एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जिसका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, याद रखिए क्यूटी इंटरवल सब लोगों को याद हो गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इन पेशेंट्स विद कोरोना जिसका क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड है उसे नहीं देते, इसको भी नहीं देते, यानी कि इसको भी हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देना, एल्डरली में नहीं देना।
ड्राइविंग, जो लोग ड्राइवर्स हैं उनको नहीं देना, जो दिन में मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उनको नहीं देना। एंड अल्कोहल यूज वर्सन द साइड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सीजिन, इसलिए बी केयरफुल इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल। नेक्स्ट, सो लेट्स गो टू द समरी। देर आर, समरी में हमने बोला कि 3 प्रकार के स्किन के एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, एक हाइव अर्टिकेरिया, दूसरा एटोपिक डर्मेटाइटिस हमने बोला, और उसके साथ में हमने बोला कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये 3 प्रकार के चीजें होती हैं जिसमें इचिंग हो सकती है। इच इज ए सेंसेशन फेल्ट ऑन द एरिया ऑफ द स्किन, जहां पर भी आपको पूरी बॉडी में इचिंग हो सकती है या फिर लोकलाइज इचिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस कारण से हो रही है। एंड हाइड्रोक्सीजिन इज एन इंपॉर्टेंट एंटीहिस्टामाइन यूज्ड इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन टू रिलीव इचिंग इन स्किन एलर्जिक रिएक्शंस। आर वी ओवर? कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। एंड दिस वाज अ डिस्क्लेमर, दिस CME was supported by a pharmaceutical, but we will now take up lots of questions from all the people who are attending this program. Good evening, doctor. ये है डॉक्टर गौरव परिदा. Please tell us benefits of hydroxyzin, how it is better than other antihistamines. Dr. Sarthak S. Biswal, good allergy medicine. Arvind Linga Sugar, thank you supporting what is antihistaminic drugs. How hydroxyzin is better than levo or cetrazine. I have burning spot on my hand about 1 year, what to do? How long levocetrazine can be given? What about over-itching problem? Skin allergy, better medicine, no side effects. Is it better than Finargan? So basically सब लोगों के जो सवाल हैं वो एक ही हैं, that is you are using a sedating antihistaminic or a non-sedating antihistaminic. That is the most important thing, is sedating versus non-sedating. When you are using a sedating antihistaminic, we give cetrizine, that is sedating के अंदर में हम लोग हाइड्रोक्सीजिन देते हैं. But when you are giving a non-sedating, बिना नींद की दवाई, then we prefer cetrizine. पेरी ऑपरेटिव क्या दे सकते हैं हम लोग? क्या इसको ऑपरेशन के साथ में दे सकते हैं? यस, 50 to 100 मिलीग्राम और 25 to 100 मिलीग्राम हम इसको दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर. अगर मेरे पेशेंट को किडनी की बीमारी है तो क्या मेरे को डोज बदलनी होगी? अगर GFR मोर देन 50 है तो फिर कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं है. हाउ डू वी कैलकुलेट GFR? And GFR is calculated 140 minus age into weight in kg divided by 72 into serum creatinine in male and 85% of it in females. If the GMR is less than 50, reduce the dose by 50%. अगर लिवर की बीमारी है तो कोई डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. क्या हम इसको उल्टी के लिए भी दे सकते हैं? यस, ये मोशन सिकनेस के अंदर में भी दी जाती है, फॉर मोशन सिकनेस. बच्चों में, एडल्ट्स में भी ये मोशन सिकनेस के लिए भी दी जाती है. क्या इसको एंजाइटी में भी दिया जा सकता है? यस, दिस इज ऑल्सो ए एंटी एंजाइटी ड्रग. कुछ लोग जो ओपिएड यूज करते हैं उनको जो इचिंग होती है, यस, वहां पर भी ये दी जा सकती है.
और कोई सवाल मैं कंप्यूटर में से निकाल रहा हूं। क्या किसी को सेट्रिजिन से रिएक्शन है तो क्या मैं ये दे सकता हूं? द आंसर इज नो। नो, अगर किसी को सेट्रिजिन से या लिवोसेट्राजिन से रिएक्शन हो रही है तो फिर ये दवाई भी नहीं देनी। इसके अलावा एक दो सवाल और ले लेते हैं। As a sedating, how effective this medicine is to cause sedation in anxiety? It is more sedating than benzodiazepines and buspirone. Therefore, it can be used as a treatment of insomnia. अगर आप इसको एलर्जी के अलावा इंसोम्निया के लिए भी यूज करना चाहो तो ये बस्पिरोन और बेंजोडाइजेपिन से भी स्ट्रॉन्गर एंटीहिस्टामिनिक है। क्या जिसको दवाई को देना है तो हम कब दें? ऑलवेज प्रेफर टू गिव इट एट ए बेड टाइम। दिन में 3 बार दे रहे हैं बट एक बेड टाइम को जरूर दो। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है ऑन ए क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया then you can start 10 to 25 milligram as a single dose before bed और उसके बाद में आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। सो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 25 मिलीग्राम बेड टाइम पे चालू करेंगे, फिर धीरे 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 डोज को बढ़ाएंगे एंड टोटल डोज इज 100 मिलीग्राम डिवाइडेड इनटू 3 to 4 डोजेस इन 24 आवर्स पीरियड। यानी कि टू स्टार्ट विद यू स्टार्ट विद एट्रैक्स 25 मिलीग्राम एट बेड टाइम। 3-4 दिन के बाद में यू कैन मेक इट ट्वाइस ए डे देन थ्राइस ए डे। क्या हम लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर पेशेंट को प्रूराइटिस बिल्कुल ठीक नहीं हो रही देन हम लोग उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ओरल देने पड़ते हैं। क्या हम इसको सेट्रिजिन के साथ में कंबाइन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कई बार सेट्रिजिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, कई बार क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उस सिचुएशन के अंदर में हम 2 या 3 एंटीहिस्टामाइंस को कंबाइन भी करते हैं। ये मैंने आई नो। सात साल के चिल्ड्रन को पसीने से बदन में इचिंग हो रही है, पहले कारण ढूंढो और पहले उसके कपड़े वगैरह बदलो, फिर आप इसको दवाई दे सकते हो। व्हाट अबाउट ओवर इचिंग प्रॉब्लम, दैट इज रेजिस्टेंट इचिंग। वहां मैंने बोला है कई बार आपको दवाइयां भी देनी पड़ती है। कोविड-19 में इचिंग कैन कम, यस, कोविड-19 में भी इचिंग आ सकती है स्किन रैश के साथ में, बहुत देख रहे हैं, वहां पर भी आप दे सकते हो। क्वेश्चन यही है सेडेटिंग देना है कि नॉन सेडेटिंग देना है। अगर सेडेटिंग देना है तो हाइड्रोक्सीजिन, नॉन सेडेटिंग देना है तो सेट्रिजिन। फंगल इन्फेक्शन में इचिंग हो रही है तो भी दे सकते हैं उसके साथ में। कैसे पता लगे कि ये कोरोना है कि नॉर्मल खांसी है? ये बड़ा सिंपल आंसर है इसके साथ में। एक मिनट, हाइड्रोक्सीजन
बच्चों के अंदर में हम पहले ही बता चुके हैं कि 12 साल के बच्चों के बाद में हम 10 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्टिंग डोज इन चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स इज 0.5 मिलीग्राम पर केजी, एंड बाद में आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके साथ में कब तक ये दवाई दे सकते हैं? यस, इट कैन बी गिवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्गर टर्म के लिए हम इसको दे सकते हैं दवाइयाँ, लेकिन ध्यान यही रखें कि ये सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइन है उसके साथ में। और एक डॉक्टर कासिम अंसारी पूछ रहे हैं कि कोरोना को कैसे पहचानते हैं? अगर कोरोना के पेशेंट में स्किन का रैश है मान लीजिए, तो मैं आप लोगों को कोरोना के स्किन के रैश जरूर दिखा देता हूँ। आई वुड लाइक टू शो यू कोरोना के स्किन के रैश, इफ आई कैन शो यू। ये सवाल अच्छा सवाल है। आई विल टेक 1 minute टू आइडेंटिफाई। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर में ये जो स्वेलिंग है राइट साइड में आंख के अंदर में, आंख के नीचे, ये कोरोना है। आप देख सकते हैं इसको चिन में स्वेलिंग है, ये कोरोना है। आप देख सकते हैं इसकी जीभ के अंदर में रैश आ रहा है, ये कोरोना है। आप देख सकते हैं पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कोरोना का पेशेंट है। बायलेटरल आई स्वेलिंग है, कोरोना है। ये देखिए स्किन में ऐसे लग रहा है पसीने वाला रैश आ रहा है, इचिंग हो रही है, ये कोरोना है। आप देखते हैं छोटे 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 ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, ये कोरोना है। ये चिकन पॉक्स टाइप का ब्लिस्टर आ रहा है, ये कोरोना है। हाथ के अंदर में छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, ये कोरोना है। फिर ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इचिंग। इचिंग के कारण से इसने निशान पड़ गए, जहां इसने इचिंग करी वहां डर्मोग्राफिज्म हो गया, वहां निशान पड़ गए। दिस इज क्लासिकल कोरोना, कि आपने इचिंग करी इतनी सारी कि आपके पूरे हाथ में निशान पड़ गए। ये देखिए पूरी गर्दन लाल हो गई, ये कोरोना है। ये कोरोना का निशान हो सकता है काले रंग का, ये कोरोना हो सकता है। ये कोरोना में छोटे छोटे निशान आ सकते हैं, ये कोरोना में निशान आ सकता है। ये लाल लाल रंग का निशान आ रहा है। ये देखिए हाथ के अंदर में थोड़ा सा लाली आ रही है। ये हाथ के अंदर में छोटे 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 काले काले स्पॉट्स हो रहे हैं। ये चेहरे के अंदर में निशान आ रहे हैं। ये हाथ में चेहरे में निशान आ रहे हैं। ये पैर के अंदर में निशान पड़ रहे हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग करने से ये निशान बड़े हो रहे हैं। ये पैरों के अंदर काले रंग का स्पॉट आ रहा है। ये चेहरे पे स्पॉट का रंग आ रहा है। ये कान में हल्के से स्पॉट आ रहे हैं। ये देखिए 3 अलग अलग टाइप के स्पॉट्स आ रहे हैं। ये लेफ्ट आई के अंदर में कंजक्टिवाइटिस हो गई। ये स्किन के अंदर में रैशन आ गया, रैश आ गया। ये छोटा सा ब्लिस्टर आ गया। ये पैर के अंदर में लाली आ गई। ये देखिए ये अर्टिकेरिया है, क्लासिकल रेज्ड है, ये अर्टिकेरिया है। ये क्लासिकल हाइव है जो एलर्जी हो रही है। ये हाथ में सूजन आ गई। ये देखिए उसको बिल्कुल ये लाल हो गया, लाल लाल काले निशान हो गए। ये दोनों आंखों में, लेफ्ट आई के अंदर में हमेशा लेफ्ट आई इन्वॉल्व होगी कोरोना में। ये देखिए ये क्लासिकल हर्पीज है, ये हर्पीज ज़ोस्टर का निशान है, ये भी कोरोना में आ सकता है। ये जो है छाती के अंदर में लाल रंग हो गया, ये अगेन लेफ्ट आई इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये पैर के अंदर, हाथ के अंदर में निशान आ गए। ये स्किन के अंदर में निशान आ गया। ये हाथ के अंदर में छोटे छोटे स्पॉट आ गए। ये पैर के पीछे स्पॉट्स आ गए। ये पीठ के पीछे छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए। ये भी स्किन के अंदर में रैश है। ये हाथ के अंदर में रैश है। ये पूरे चेहरे के अंदर में पूरी जीभ खराब हो गई हर्पीस से, ये भी कोरोना है। ये भी कोरोना है। ये भी कोरोना है। इसको जो है स्किन के कारण से थ्रश डेवलप हो गया कोरोना के कारण से। ये देखिए क्लासिकल हर्पीस ज़ोस्टर,
कोरोना के कारण से। ये पेशेंट के हाथ में काले निशान आ गए, ये पेशेंट के घुटने में काले निशान हो गए। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने बहुत टाइप के आपको मैंने स्किन मैनिफेस्टेशंस दिखाए हैं कोरोना में। अब इसके अंदर में कोरोना के पेशेंट को डेफिनेटली अगर आप उसको इचिंग हो रही है दवाई दोगे, सो अगर आपको दवाई देनी है हाइड्रोक्सीजिन तो नींद वाली दवाई दोगे, घर में बैठा हुआ है, रात को अच्छी नींद आएगी, एंजाइटी होगी। सो कोरोना के अंदर में अगर स्किन रैश है, एंजाइटी भी है, नींद भी चाहिए उसको, टाइम भी नहीं कट रहा उसका, तो यस, एटरेक्स विल बी ए गुड चॉइस फॉर दैट। अरविंद जी बोल रहे हैं थैंक यू फॉर द प्रोग्राम, गुड एलर्जी मेडिसिन। हर्पीज जोस्टर को कैसे मैनेज करें? एंटीहिस्टामिन, अलोंग विद दैट वी गिव देम एसाइक्लोवीर और वेनसाइक्लोवीर, उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हर्पीज जोस्टर अगर इस टाइम पे हो रही है तो कोविड का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि हर्पीज जोस्टर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय कोविड। हर्पीज जोस्टर दोबारा भी हो सकती है, इसे शिंगल्स बोलते हैं। हर्पीज जोस्टर में क्या होगा कि बॉडी के बीचों बीच एक साइड में नर्व्स के अलोंग रेडनेस या इचीनेस या फिर वहां पे वेसिकल्स आएंगे। टीनिया वर्सिकोलिस ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए हम अलग से दवाइयां देते हैं। रिंग फॉर्म भी अलग है, लेकिन एलर्जी किसी के साथ में हो रही है तो आप ये दे सकते हैं। यस, रेडीमेड अंडरवियर आते हैं, उनसे हो सकता है। हमेशा लोकल कॉज देखो। आपको साइकिल चला रहे हो तो पीछे प्लूराइटिस हो सकती है, आपने ब्रा टाइट पहन रखी है तो फीमेल कैन से, साड़ी टाइट पहन रखी है तो वहां पे लीजन आ सकते हैं उसके साथ में। आपने जो भी चीजें कपड़े टाइट पहन रखे हैं आपने, तो वहां पे आपको एलर्जी हो सकती है। 4-5 मिनट अभी मेरे पास हो रहे हैं, लेट मी सी मोर क्वेश्चंस इफ आई कैन टेक। ज्यादातर लोग जो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के पेशेंट होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ठीक ही नहीं हो रहा, मेरा अर्टिकेरिया ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी एलर्जी ठीक ही नहीं हो रही, कोई कारण नहीं मिल रहा उसके साथ में, सब दवाइयां देख ली, सब ट्रीटमेंट कर लिया, मेरी जो एलर्जी है वो ठीक नहीं हो रही। उसमें पहले H1 चालू करो, पहले H1 चालू करो, और उसके बाद में सेकेंड जनरेशन एजेंट सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, वो आप चालू कर सकते हो। और उसके बाद में कई बारी आप दोनों कंबाइन करते हो। जो फर्स्ट जनरेशन एजेंट है वो हाइड्रोक्सीजिन है और डाइफेनहाइड्रामीन है जो कि फेनार्गन होती है, एंड क्लोरफेनारामीन है जो कि सीपीएम की गोली चलाती है। सबसे जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है उसमें जो बेस्ट है वो हाइड्रोक्सीजिन है। सेकेंड जनरेशन के अंदर में हमारे पास सेट्रिजिन, लिवोसेट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, डेस्लोराटाडिन आती है। कई बार दोनों को फर्स्ट जनरेशन प्लस सेकेंड जनरेशन को कंबाइन करना पड़ता है। As up to 1/2 of patient may not achieve complete control of treatment using standard dose of second generation H1 antihistamines alone. For these patients, a stepwise approach is needed or a combination is needed. I have large number of patients जिसको हमें combination में H1 first generation और second generation हमने दिया before we are giving them steroids. कई बारी H2 एंटागोनिस्ट को भी ऐड करना पड़ता है, सिमेट्रिडिन, राइनेट्रिडिन को भी हम ऐड करते हैं। सो देयरफॉर अगर एक पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रहा, स्टेरॉइड को डालने से पहले आप H2 डाल के देखो और हाइड्रोक्सीजिन भी डाल के देखो। पता लगा कि हमने स्टेरॉइड डाल दिया और हाइड्रोक्सीजिन डाल देते तो पेशेंट ठीक हो जाता।
So therefore, systemic glucosteroid should be reserved for short-term control of refractory symptoms. What is refractory allergy? Patients whose symptoms persist despite step 3, who are intolerant of dose equivalent advancement of first generation are considered refractory. So कहने का मतलब है रिफ्रैक्टरी तब बोलेंगे जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, अदरवाइज हम इसको, विटामिन डी का कोई रोल है? यस, बिल्कुल रोल है। एंड डाइटरी मैनिपुलेशंस को रोल है क्या? इसका कोई डेफिनेटिव रोल नहीं है हमारे पास में। कौन कौन सी, क्या मोंटेलुकास का भी कोई रोल है? यस, सम पीपल ट्राई मोंटेलुकास, तो उसके साथ में भी कई बारी जो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स होते हैं उसको भी कई बारी हम लोग ऐड करते हैं, बट सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम सबसे ज्यादा बाद में देते हैं। कई बारी हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान रखिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कई बारी जब आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, then we administer first generation antihistamines as a single dose in the evening in combination with second generation antihistamine given in the morning, cetirizine morning में और hydroxyzine शाम में। ये बहुत standard treatment है which I have followed, where it works better than each drug alone. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेट्रिजिन मॉर्निंग एंड इवनिंग, फिर आप क्या करते हो उसमें फेक्सोफेनाडिन ऐड कर दो। एक बार ये भी ट्राई कर लो, अगर आपने सेट्रिजिन मॉर्निंग में दिया और शाम को हाइड्रोक्सीजिन दे दो, दोनों फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन कॉम्बिनेशन वर्क्स। सो रिमेंबर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन वर्क्स. So you can add a first generation hydroxyzine in the evening and you can combine cetirizine in the morning इसके साथ में। एंड अगर आपको कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो हाइड्रोक्सीजिन हम 25 के बदले 50 मिलीग्राम चालू करेंगे। So what we do is we give hydroxyzine 50 मिलीग्राम शाम को और 10 मिलीग्राम हम सेट्रिजिन सुबह दे सकते हैं। और कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं। Why my only leg is hot, sir? We don't know. फंगल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ नहीं लिया है। एंड लेमन जूस से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को हाथ तो धो सकते हो, बट लेमन जूस से कोरोना ठीक हो जाएगा ये तो नहीं है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया में वो कह रहे हैं फेक्सोफेनाडिन बेटर है या हाइड्रोक्सीजिन। आई से रात को हाइड्रोक्सीजिन, सवेरे फेक्सोफेनाडिन का कॉम्बिनेशन दो। दैट्स व्हाट आई से। अभी के लिए इतना ही। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। इस प्रोग्राम को आज हम समाप्त करेंगे। आप लोग, मेरा एक YouTube आता है youtube.com/drkk अग्रवाल। आप YouTube में जाके कोरोना रिलेटेड इस जो भी सब्जेक्ट आज हुआ है इसके भी मैं छोटे छोटे 1-1 मिनट के वीडियो बना के अपने YouTube में कल डाल दूंगा। और आप YouTube में जाएंगे, अगर आप गूगल में जाएं, डालिए DRKK अग्रवाल, और DRKK अग्रवाल के बाद में आप उसमें डालें आप इचिंग, और इचिंग के साथ में आप डालें हाइड्रोक्सीजिन। तो 1-1 मिनट के वीडियो कल परसों के अंदर में मैं सारे बना के डाल दूंगा। तो कभी भी आपने रिवाइज करना है तो मेरा ये वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगा मेडटॉक्स के ऊपर में, वहां जाके देख सकते हैं। बट मैं मेडटॉक्स के और अपने यूट्यूब के अंदर में भी ये सारे वीडियोस डाल दूंगा। अगर आपको कोरोना या कोविड से रिलेशन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सीधा गूगल में जाइए, डालिए कोविड-19, फिर डालिए DRKK अग्रवाल, अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको 1 मिनट का वीडियो वहां पे मिल जाएगा और उस वीडियो से आप कोरोना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दिन भर में मैं बहुत सारे शोज कर रहा हूँ यूट्यूब में, सिर्फ कोरोना का डर निकालने के लिए। और हाँ, आज के प्रोग्राम में कोरोना में भी अगर इचिंग हो रही है तो हाइड्रोक्सीजिन इज बेटर देन सेट्रिजिन। आदमी घर में है, अकेला है, उसे एंजाइटी भी है और नींद भी चाहिए।
आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। फिर कभी एक अगले सेशन के साथ में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।